फ्रेंड्स, मैं अमर फिर से आपके अपने YouTube चैनल अमर जीएस क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपका मित्र, आपका भाई एक बार फिर से नई जगह पे हूं और एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल जिसका नाम है चौरी चौरा। चौरी चौरा ये आपको गोरखपुर जिले में पड़ता है। गोरखपुर से मात्र 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे चौरी चौरा है और चौरी चौरा से शायद ही आप लोगों ने भिज्ञ होंगे, लेकिन आज मैं चौरी चौरा कांड को A to Z हम लोग समझते हैं और बहुत बारीक से समझते हैं। शायद ये जानकारी कम लोगों के पास ही होती होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे चौरी चौरा कांड के पीछे क्या रहस्य था और क्या चीज थी। क्या डायरेक्ट चौरी चौरा कांड हो जाता है क्या 5 फरवरी 1922? लेकिन नहीं, इसके नींव तक जाते हैं और नींव से लेकर शिखर तक जाएंगे। इस वीडियो को बनाने से पहले मैं अपने शहीदों के लिए और खुद मेरी इच्छाएं क्या है, मैं एक शायरी के माध्यम से बताना चाहूँगा। मैं इस भारतवर्ष का अमित सम्मान करता हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी का गुणगान करता हूँ। नहीं चिंता है मुझे स्वर्ग में जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो अपना कफन, बस यही अरमान रखता हूँ। ये शायरी इसलिए क्योंकि हमारे जस्ट पीछे ये शहीद स्मारक बना है। अब देखते हैं चौरी चौरा कांड के बारे में। चौरी चौरा कांड की बात की जाए मित्रों, तो सबसे पहले चौरी चौरा कांड की शुरुआत तो सबसे यहाँ से रॉलेट एक्ट। एक भारत में एक्ट आता है रॉलेट एक्ट। सर सिडनी रॉलेट के अध्यक्षता में एक एक्ट बनता है रॉलेट एक्ट। इसमें यह प्रावधान था कि बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील आपको केवल संदेह पर गिरफ्तार करके आपको न वकील करने की छूट थी, न आपकी कोई दलील सुनी जाएगी। और इस वजह से यहाँ पे ये होता है कि जैसे ही रॉलेट एक्ट भारत में आता है, चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। इसी रॉलेट एक्ट के तहत डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी कर ली जाती है। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की जब गिरफ्तारी हो जाती है, इसी गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर में जलियांवाला बाग में जो जली नाम के व्यक्ति की संपत्ति थी, वहां पे एक भीड़ इकट्ठा होती है और इस गिरफ्तारी का विरोध करती है। उसी समय जब ये लोग इकट्ठा होते हैं, उसी समय जनरल डायर आता है और इस भीड़ पर गोलियां चलवाता है। और यहाँ पे कम से कम सरकारी आंकड़े के अनुसार देखा जाए तो 379 लोग मारे गए, लेकिन वास्तविकता में यहाँ पे 1000 लोग से ज्यादा मारे गए। अब स्थितियां ये हो जाती हैं, जैसे ही यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और इस जलियांवाला बाग हत्याकांड में एक भारतीय जिसका नाम था हंसराज, उसने जनरल डायर की मदद की थी। यहाँ पे हाहाकार, लोगों का नरसंहार किया गया, जिससे दुखी होते हैं भारतीय नेताएं भी काफी दुखी होते हैं और यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने सर की उपाधि त्याग दी। वहीं पे एक माई का लाल था, उसने कसम खाया कि मैं जनरल डायर को मौत के घाट उतार कर रहूंगा। उसका नाम था उधम सिंह। और यही उधम सिंह क्या होता है कि बाद में जनरल डायर के सीनों को छलनी कर देता है, गोली मारकर हत्या कर देते हैं हमारे बब्बर से, जिनका नाम था उधम सिंह। बाद में एक हंटर कमेटी की बैठक भी हुई थी, जिसमें जनरल डायर को निर्दोष साबित कर दिया गया था। ये तो रहा रॉलेट एक्ट की बात। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, भारतीयों में आक्रोश का माहौल हो गया। उसी समय खिलाफत आंदोलन के नेता थे मोहम्मद अली और शौकत अली। उस समय सीवर्स की संधि के तहत ब्रिटेन और तुर्की में विवाद वाला मैटर रहता है और खलीफा के पद को अपमानित किया जाता है और समाप्त किया जाता है। यहाँ पे मोहम्मद अली और शौकत अली यहाँ पे एक शुरुआत करते हैं, जिनका नाम था खिलाफत आंदोलन। इसमें गांधी भी बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और भारतीय नेता सब लोग बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। इस वजह से भाग लेते हैं कि इनको ये लगता है कि ये हिंदू और मुस्लिम एकता पे जोर डालेगा। और यही खिलाफत आंदोलन और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद एक नया आंदोलन भारत में आएगा, जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की बात की जाए, कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन, वैसे तो अधिवेशन हर साल होता था, लेकिन एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था। लाला लाजपत राय ने अधिवेशन की अध्यक्षता की। अधिवेशन की जब लाला लाजपत राय ने अध्यक्षता की, वहीं पे सबसे पहले असहयोग आंदोलन की बात की गई। असहयोग आंदोलन में ये था मित्रों कि हर तरीके से अंग्रेजों का असहयोग करना, यानी कि गांधी जी का ये मानना था कि अगर हम अंग्रेजों का हर तरीके से असहयोग करेंगे, या तो उनके बनाए स्कूल में नहीं जाएंगे, उनके द्वारा जो भी व्यापार भारत में है वह ना कपड़ा खरीदेंगे, ना उनके द्वारा कोई भी चीज जो व्यापार भारत में स्थापित है हम उनके व्यापार में उनका सहयोग नहीं करेंगे, उन्हें बढ़ावा नहीं देंगे। अगर ऐसा निरंतर इस बात पे अमल किया जाए तो मात्र 1 वर्ष में अंग्रेज हमें छोड़कर भाग जाएंगे। ये गांधी जी का मानना था। अब एक्चुअली क्या होता है कि फिर विशेष अधिवेशन के बाद जब नियमित अधिवेशन आता है और नागपुर में जो अधिवेशन आयोजित की जाती है, जिसकी अध्यक्षता बी राघवाचारी ने किया, वहां पे सहयोग आंदोलन को पारित कर दिया जाता है। मोतीलाल नेहरू ने इसका सपोर्ट किया।
असहयोग आंदोलन पारित हो गया। होता क्या है कि असहयोग आंदोलन के समय ही बीजी तिलक बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है और 1 अगस्त को तिलक स्वराज फंड की स्थापना की जाती है। ये तिलक स्वराज फंड ये था, इस वजह से स्थापित किया जाता है कि इसमें कोष इकट्ठा किया जाएगा जो असहयोग आंदोलन में मदद करेगा भारतीयों की। कांग्रेस की सदस्यता को घटा के मात्र 25 पैसा कर दिया गया और इस तरीके से असहयोग आंदोलन शुरुआत हो गई। असहयोग आंदोलन भली भांति अच्छे से चल रहा है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। असहयोग आंदोलन चलने के साथ ही घटना घट जाती है, वही जो जहां पे मैं खड़ा हूं। जस्ट इसके सामने आप देखेंगे चौरी चौरा में थाना है और वहीं पे महावीर यादव नामक एक आंदोलन करता रहते हैं। वो अपने भीड़ के साथ जा रहे हैं, लोगों की भीड़ के साथ जा रहे हैं। शांत भीड़ थी, पुलिस वालों ने लाठी बरसा दी। अब भीड़ उग्र हो जाती है। वो दिन था 5 फरवरी 1922 को और यही ऐतिहासिक स्थल जहां पे मैं खड़ा हूं, इसके जस्ट सामने आप देख सकते हैं वहां पे, यहाँ पे चौरी चौरा थाना है और वहां पे घटना घट जाती है जिसको इतिहास प्रसिद्ध ऐतिहासिक जगह माना जाए, जिसको इतिहास में दर्ज किया गया, इतिहास के पन्नों में दर्ज किया गया चौरी चौरा कांड। ये चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को होती है। महावीर यादव एक भीड़ के साथ जा रहे हैं, पुलिस लाठी बरसा रही है, भीड़ उग्र हो जाती है और वो मौके क्या करती है, वो थाने में जेल में बंद करके पुलिस वालों को आग लगा दिया जाता है, जिसमें 22 पुलिसकर्मी और 3 नागरिकों की मृत्यु हो जाती है। महात्मा गांधी को जैसे ही सूचना मिलती है, महात्मा गांधी व्यथित हो जाते हैं और उनका ये आधार था, महात्मा गांधी ये मानते हैं कि हम लोग का जो आंदोलन था अहिंसक रूप से करना था, ना कि हिंसा के रूप में करना था। इस तरीके से महात्मा गांधी काफी व्यथित होते हैं और वो दिन था 12 फरवरी 1922 को और 12 फरवरी 1922 को बारदोली में इन्होंने ये फैसला लिया कि मैं असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन को वापस लेने का इन्होंने फैसला कर लिया। इस तरीके से असहयोग आंदोलन जैसे ही वापस हुआ, मोतीलाल नेहरू ने इसमें थोड़ा सा और जान लेते हैं कि यंग इंडिया में इन्होंने लिखा था, महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में ये लिखा था कि मैं असहयोग आंदोलन होशो हवास में वापस ले रहा हूं, अगर इसके लिए मुझे कितना भी अपमान सहना पड़े, यातना सहना पड़े, यहां तक कि मेरी मृत्यु भी हो जाए तो मैं इसके लिए तैयार हूं। वहीं पे मोतीलाल नेहरू ने कथन कहा था कि अगर कन्याकुमारी के गांव में कहीं हिंसा हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हिमालय के गांव को सजा दी जाए। ठीक उसी प्रकार इंडियन स्ट्रगल में ये सुभाष चंद्र बोस ने ये कहा था कि ये इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो ही नहीं सकता है कि महात्मा गांधी जिस समय चरम पे असहयोग आंदोलन था उस समय वापस ले लिए। अब ये घटना तो घट जाती है, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है। 13 फरवरी 1922 को इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है महात्मा गांधी को और ब्रूनफील्ड नाम का न्यायाधीश रहता है, वो सजा सुनाता है 124A धारा 124A धारा के तहत ये सजा सुनाई जाती है कि इनको 6 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई जाती है। लेकिन स्थितियां ये होती हैं, इनकी तबीयत खराब हो जाती है, बाद में इनको 1924 में रिहा कर दिया जाता है। अब यहाँ पे ब्रूनफील्ड ने उसी समय ये बात कही थी कि मैं जो तिलक को सजा सुनाया था 1908 में, वही सजा गांधी को सुना रहा हूँ। इस तरीके से चौरी चौरा कांड हो गया और चौरी चौरा कांड से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। स्थितियां ये पैदा होती हैं कि बाद में क्या होता है कि राम प्रसाद बिस्मिल जितने भी क्रांतिकारी युवा थे और जो ग्रुप था वो क्या करते हैं, गांधी के विरोध में खड़े हो जाते हैं। गांधी के विरोध में खड़े हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ तो स्थितियां चौरी चौरा कांड असहयोग आंदोलन वापसी का हो गया। लेकिन दिक्कतें ये होती हैं कि जो भारतीय यहाँ पे चौरी चौरा कांड में शामिल थे उनको सजा उनको गिरफ्तार किया जाता है, उनके ऊपर ट्रायल चलाया जाता है और देखिए क्या होता है। उसमें क्या होता है, काफी लोगों को पकड़ा जाता है जिनकी पैरवी, जिनकी वकालत मदन मोहन मालवीय ने की थी। मदन मोहन मालवीय वकालत करते हैं और मदन मोहन मालवीय वकालत करते हुए 151 लोगों को मृत्यु की सजा से फांसी के सजा से बचा लेते हैं। लेकिन उसमें से 19 लोगों को फांसी की सजा सुनाई जाती है। वही 19 लोगों का नाम आप हमारे पीछे देख सकते हैं। 19 लोगों में क्या होता है कि 2 जुलाई से लेकर 11 जुलाई 1923 तक 19 लोगों को फांसी की सजा सुना दी जाती है, जिसमें 14 लोग को आजीवन कारावास की सजा और 8 लोगों को 10 वर्ष का सश्रम कारावास सुनाई जाती है। आप नेम देख सकते हैं तो शहीद विक्रम पुत्र शिवचरण ये थे। उसके बाद आप शहीद क्रांतिकारी भगवान
भगवान देख सकते हैं, नाजिर अली, मोहम्मद लाठी, रामरूप, राम लगन, मेघू इत्यादि लोग थे जिनको फांसी की सजा सुना दी जाती है। इनको जब फांसी की सजा सुना जाती है, आजादी के बाद ये शहीद स्मारक बनाया गया और जो पुलिस वाले मारे गए थे, अंग्रेजों ने थाने के पास उनके लिए एक स्मारक की बात की। उसके बाद आजादी के बाद इसमें जय हिंद जोड़ दिया गया और ये स्मारक और ये ऐतिहासिक स्थल कितना प्रसिद्ध है और क्यों प्रसिद्ध है, मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझ में आ गया होगा। यानी को आपको याद रखने की जरूरत है कि असहयोग आंदोलन कैसे शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन की शुरुआत रॉलेट एक्ट से ही मानी जाती है, मतलब सर सिडनी रॉलेट एक्ट की अध्यक्षता में रॉलेट एक्ट बनता है, जो बिना किसी अपील, बिना किसी गवाही की गिरफ्तारी, केवल संदेह के रूप में गिरफ्तारी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि रॉलेट एक्ट के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, डॉक्टर सत्यपाल सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी होती है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, खिलाफत आंदोलन हुआ। उसके बाद बी राघवाचारी की अध्यक्षता में विशेष अधिवेशन कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी, और बाकी आपको नियमित अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता बी राघवाचारी ने की थी, वहां पे सहयोग आंदोलन पारित किया गया था। तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी, जिसमें लगभग 1 करोड़ से अधिक का कोष जमा हो गया था। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होता है थाने के पास, और बाद में आप स्मारक जहां पे मैं मौजूद हूं आप देख सकते हैं। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड, 12 फरवरी 1922 को क्या होता है कि ये गांधी जी के द्वारा वापस ले लिया जाता है। 13 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके न्यायाधीश ब्रूनफील्ड ने एक धारा 124A के तहत 6 साल की सजा सुनाई थी। ये सारी घटनाएं, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो मित्र, तो आप क्या करें, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। और ऐसे नियमित वीडियो आपको मिलते रहेंगे, जैसा कि इससे पहले मैंने लखनऊ के बारे में वीडियो दिया था, उसके बाद लखनऊ के बारे में, फिर झांसी के बारे में, और इस समय मैं गोरखपुर के चौरी चौरा के बारे में वीडियो दे रहा हूँ। ये रहा आपका ऐतिहासिक स्थल और चौरी चौरा कांड। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत, जय जय माँ भारती। को में मिलता होगा कि चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग जो यहाँ की जानकारी अच्छे से रखते हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी जानकारी दी। और यही होता है कि आप जगह जगह घूम के वीडियो बनाएंगे तो वहाँ पे आपको स्थानीय लोग से सीखने को मिलेगा। तो ये हम भी, हमारे बड़े भाई इन्होंने बताया कि 4 फरवरी 1922, और कोई बुक लिखता भी है 4 फरवरी 1922, तो जो सत्यता है तो 4 फरवरी 1922 को घटना हुई थी, लेकिन बुकों में लिखा जाता है 5 फरवरी 1922। तो ये कंफ्यूजन आप रखिएगा ना। और ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू।